आप शरीयत पे किसी का कोई माई का लाल मुदाखलत नहीं कर सकता। कुरान शरीफ पे पाबंदी लगाने को उनका पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए थे। जुर्रत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कि वो या दुनिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी अदालत की कुरान शरीफ पे पाबंदी लगाएगा? कौन लगा सकता है किसी में दम? कोई नहीं लगा सकता। किसी की माँ ने वो औलाद अब तक नहीं जनी है जो कुरान शरीफ के ऊपर पाबंदी लगा सके। मुल्क टूट जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अपनी हरकतों से बाज आ जाए। तुम नेशनलिस्ट नहीं हो, तुम झूठे नेशनलिस्ट हो, तुम मक्कार नेशनलिस्ट हो। हम हैं नेशनलिस्ट, हम हैं जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस वतन से प्यार। जितना हम अपने मजहब से प्यार करते हैं, अपने दीन से प्यार करते हैं, उतना इस मुल्क से भी करते हैं। आप अपने मुल्क से प्यार नहीं करते, आप अपनी सिर्फ आइडियोलॉजी को लेने के लिए कोई भी खींचतान करने को तैयार हो, इसलिए मुल्क अब आपको कबूल करने को तैयार नहीं हो रहा। मौलाना आज़ाद ने लिखा कि इस मुल्क में मुसलमानों की शरीयत में एक नुक्ते का भी अगर कोई हज़फ व इजाफा किया जाता है तो इस मुल्क का मुसलमान आज नहीं बल्कि ता रोज़े क़यामत उसको कबूल नहीं करेगा। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यूसीसी की बहस के वक्त में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात बोली थी। और आज भी ये बात सही है कि कुरान हकीम में जो अहकामात अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर नाफिज किए हैं उसमें एक ज़ेर ज़बर और नुक्ते की तब्दीली को मुसलमान कबूल नहीं कर सकता। जात देना कबूल कर सकता है लेकिन उसकी तब्दीली को वो कबूल नहीं कर सकता। ये आग से खेलने वाली सरकार है। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि एहतराम करना सीखें दूसरों के मज़ाहिब का भी, दूसरों की मजहबी किताबों का भी, और ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एहतराम करना सीखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुद एक मुल्क दुश्मन ताकत है। देखिए, हम भारतीय मुसलमान हैं और भारतीय मुसलमान हम इसलिए हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 13 ने इस बात की इजाज़त की गारंटी दी है कि हम अपने मज़हब पर और अपनी रसूमात पर अमल करेंगे। और आर्टिकल 25 है उसके साथ जुड़ा हुआ है जिसने इस मुल्क के तमाम 140 करोड़ शहरियों को इजाज़त दी है कि उनका मज़हब, उनका दीन, उनके रसूम और रिवाज प्रोटेक्टेड रहेंगे इस मुल्क में। और इस बुनियाद पर ये अलग अलग तमाम रियासतों में जो अलग अलग किस्म के लोग हैं, मज़हब हैं, कल्चर हैं, ज़बानें हैं, रसूम और रिवाजों, सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोटेक्टेड है। इसलिए हम एक यूनाइटेड भारत है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुनियाद पर। और हमने कबूल किया भारत में रहना इसलिए कि भारत ने हमको, भारत की तमाम लीडरशिप ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने इस बात का तयक्कुन दिया, यकीन दहानी कराई। उनकी किताबें मौजूद है, उनकी तकरीरें मौजूद हैं, उनके आर्टिकल्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने लिखा। हिंदुस्तान लाइफ पे आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। यूसीसी को लेकर के घमासान मचा हुआ है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला अब क्या मुसलमानों के ऊपर या फिर दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर या फिर सिखों के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर अब थोपा जाएगा, यानी कानून बनाने के बाद में उसको नाफिज ही कर दिया जाएगा, या ये सिर्फ एक झुनझुना है जिसको बजा करके ये दिखाने की कोशिश कर रही है मरकज़ की मोदी सरकार के जो कुछ है वो हमारी ही पावर, हमारा ही इख्तिदार है, जो चाहें हम कर सकते हैं और जैसा चाहें भारत की जनता को वैसे ही अपने हाथों से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? और अब जब बात यहाँ तक आ चुकी है कि जब धर्म की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, वो सब एक तरफ करके अब सीधा का सीधा हमला पर्सनल लॉज के ऊपर आने लगा है। मुसलमानों के अपने पर्सनल लॉज हैं, सिखों के अपने हैं, ईसाइयों के अपने, जैसे मैंने पहले भी कहा। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर तस्लीम रहमानी जुड़ रहे हैं। आपका हिंदुस्तान लाइव पर खैर मकदम करता हूँ। मैं तस्लीम साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ये क्या बला है और ये अब 2024 से पहले ये कौन सी बोतल में से जिन निकाला गया है यूसीसी नाम से, यूनिफॉर्म सिविल कोड? तस्लीम साहब देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि बड़बोली कमज़ोर सरकार है। दो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए, बड़बोली और कमज़ोर। बड़बोली इसलिए है कि जुमलेबाजी में इनका कोई जवाब नहीं है। पूरे मुल्क में और जब से ये आए हैं तब से आज तक जुमले ही बोलते आए हैं। तो घुस के मारेंगे, लाल आँख कर देंगे, दिखाएंगे 56 इंच का सीना है, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, ये सब ऐसे जुमले बोलते हैं। 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 15 लाख रुपए हर एक के बैंक अकाउंट में दे देंगे, फलानी चीज़ मुफ्त कर देंगे, ये कर देंगे, ये सब करते रहे हैं।
ये ना, ये सड़क पे खड़े हुए लोग जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से बोलने का काम करना। और जहाँ करने के काम है, तो आप किसानों का बिल लेके आए थे, क्या हुआ? किसानों के बिल को बेचारे किसान 1 साल तक से 13 महीने बैठे रहे, वो नहीं झुके, आपको झुकना पड़ा। ये सरकार जो कहती 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, घुस के मार देंगे, सीने पे हाथ मार के देख तो हमारा कोई क्या करता है, ये जो है ना, जो गैर सियासी ज़बान है, जो गैर हुक्मरानों वाली, मतलब हुक्मरानों की ज़बान ऐसी नहीं होती, सियासी लोगों की ज़बान ऐसी नहीं होती। फिर आपने तीनों बिल वो वापस ले लिए। सीए के मुद्दे पे आपने क्या किया था? सीए के मामले में आप यही कह रहे थे, क्रोनोलॉजी समझिए, और ये हम ये कर देंगे, कोई एनआरसी तो लेकर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। आज जो है 2019 से लेके 4 साल गुजर गए, सीए को नाफिज नहीं कर सके। अब इनको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे बजरंग बली का नाम लेके कर्नाटक हार गए। खूब, मतलब ये मेरे नज़दीक ये गैर कानूनी हरकत है कि एक वजीर आज़म किसी इलेक्शन की रैली में खड़े होके और एक मजहबी नारा लगाए, जय बजरंग बली का नारा लगाया उन्होंने। वो गैर मजहबी, मतलब मजहबी नारा गैर सियासी था और गैर कानूनी था। आपने वो लगा, इसके बावजूद आप वो इलेक्शन हार गए। अभी तक वजीर आज़म को ये कहा जाता था कि जहाँ पहुँचेंगे वहीं जीतेंगे, जहाँ गए वहीं हार के आए। हिमाचल में भी हार गए, कर्नाटक में भी हार गए, आइंदा भी लोग कह रहे हैं कि हारने वाले, सारे स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि हार रहे हैं। इंतहा ये कि खुद आरएसएस के अखबार ने, जो बहुत सोच समझ के एक चीज़ लिखता है, उसने कहा कि अब मोदी का नाम और हिंदुत्व के नाम पर मजीद इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। ये बातें आरएसएस के अखबार ऑर्गेनाइजर्स ने अभी अपने इदारिया में लिखी। और करप्शन को अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। ऐसे में इनके पास कोई इशू नहीं है, तो ये यूसीसी का मुद्दा उठा के लेके आए कि यूसीसी तो लाएंगे। अब यूसीसी को समझिए, जब जनसंघ थी तब भी यूसीसी उनके मैनिफेस्टो में था, और जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में तब से 1980 से आज तक है। तो 75 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुत्व के मुद्दे पर है। और हिंदुत्व के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? जहां एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेक्शन 4 के आर्टिकल 44 में ये लिखा बहुत वाज़ेह तौर पर, मुझे पता नहीं बीजेपी वालों ने से और आरएसएस वालों ने कितनों ने उसको पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा। उसने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो रायआमा हमवार करे पूरे मुल्क में, और तमाम तबकात को, मुल्क के तमाम तबका, एक को दो को नहीं, तमाम तबकात को आमादा करे कि बिलाखिर वो एक मुश्तरका सिविल कोड कबूल करने पर बखुशी बरज़ा बरग़बत आमादा हो जाए। ये है आर्टिकल 44। गर्दन पकड़ के नहीं है, छीना झपटी करके नहीं है, थप्पड़ मार के नहीं है, बखुशी बरज़ा तमाम तबकात राजी हो जाएं तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करें। और ये कानून नहीं है, ये एक मशवरा है जो दस्तूर में लिखा गया, एक मशवरा है, ये कानून नहीं है। आर्टिकल 44 का को कानून का दर्जा नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो ऐसे में ये सरकार जो कह रही है कि 2 मुद्दे हमारे पूरे हो गए, 370 आर्टिकल हमने हटा दिया, कोई नहीं हटा सकता था, हमने हटा दिया। अरे भैया, हटा लिया तो तुमने क्या कर लिया? कश्मीर में जो कहा करते थे शादियां हम जाएंगे, अब कश्मीर की बहुएं लेकर आएंगे, एक बहू लाने की किसी के अंदर जुर्रत हुई हो तो मुझे बता दे। इतनी लंबी चौड़ी हाँकते हैं। तो उस वक्त तो यहाँ पर विजय गोयल कह रहे थे अब कश्मीर से बहू लाएंगे, इनके साबिक मिनिस्टर। कितनी बहुएं लिया है भैया वहाँ पर? आप कह रहे थे बंगले बना देंगे, हम तो मकान बना देंगे, ज़मीनें खरीद लेंगे सारे कश्मीर में। 1 इंच ज़मीन खरीदी हो किसी ने जाके तो मुझे बता दे, 4 साल हो गए। और आप कह रहे हर चीज़ सही है, हर चीज़ सही है। भैया फिर इलेक्शन करवा लो। इलेक्शन करवाने में जो है वो डर लग रहा है, इलेक्शन करवा नहीं पा रहे। ये 370 है, या हमने 370 हटा दी साहब। फिर आपने कहा कि हमने एक और जो इशू था, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर हम बना रहे हैं, राम मंदिर वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुआ, वो अब क्या होता है उसको देखते हैं। लेकिन तीसरा मुद्दा आपका यूसीसी था, तो आपने तब से ऐलान नहीं किया। 9 साल से आप एब्सोल्यूट पावर में हैं। 6 साल वाजपेयी साहब की सरकार थी तो आप कहते थे कि नहीं हमारा तो इक़्तिदार नहीं है, हमारे पास फुल मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। अब 9 साल से आपके पास फुल मेजॉरिटी है,
अभी 2 साल में तो आप सीना पीट रहे थे, अभी तो आप कह रहे थे कि हमारे 56 इंच के सीने हैं, अभी तो आप कह रहे थे हम लाल, अभी तो आप कह रहे थे हम घुस के मारेंगे। तो ये 9 साल में आपको यूसीसी याद नहीं आया? अब इलेक्शन में जब 6 महीने का आपके पास सरकार चलाने का कुल वक्त बचा है, उसके बाद तो फरवरी के आसपास में तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। फरवरी तक आप जितनी उछल कूद बचा सकते हैं वो बचाएंगे। तो फरवरी तक में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे ले आएंगे? और जैसे ही आपने अभी तक ये नहीं बताया कि मेरे भाई वो जो 21वें लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ना तो मतलूब है, ना ख्वाहिश है लोगों के अंदर, और ना इसकी इस मुल्क को कोई ज़रूरत है। अभी 2018 में आप ही की सरकार ने के बनाए हुए लॉ कमीशन ने ये बात कही, आपने उसको रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया, ये आपने आज तक नहीं बताया। तो सरकार बोले तो सही, इतनी तो हिम्मत दिखाए ना, इतना चौड़ा सीना है तो इतनी हिम्मत तो दिखाए कि हमने 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, फिर ये बताए उसके बाद कि क्यों रिजेक्ट कर दिया, रीजन तो बताए ना। आप पढ़े लिखे लोगों की तरीके से बात करें। ये मुल्क जाहिलों का मुल्क नहीं है, बेवकूफ़ों का मुल्क नहीं है। आप पढ़े लिखे आदमी की तरह बताएं कि आपने 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को, जिसमें ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस मुल्क को कोई ज़रूरत नहीं है, उस रिपोर्ट को आपने किस बुनियाद पर आखिर खारिज कर दिया, वो नहीं बताया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यूसीसी का सिर्फ एक मतलब है, एक मतलब है। वो मतलब ये है कि इस्लाम की शरीयत के ऊपर चोट पहुंचाने की ताकत वो कैसे हासिल करे, और इस्लामी शरीयत को कैसे वो इस मुल्क से मिटा के, और वो समझते हैं कि मुसलमान और इस्लाम इस मुल्क के लिए सबसे बड़े हिंदू राष्ट्र के रास्ते की रुकावट है। तो वो समझते हैं कि अगर वो शरीयत को भी मिटा देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, तो फिर वो जीत गए, वो कामयाब हो गए। लेकिन जैसे ही आपने नाम लिया, आप देखिए अरुणाचल में क्या हुआ। अरुणाचल कह रहा हूँ, इधर नागालैंड की ऑर्गेनाइजेशंस ने सीधे खड़े होकर कह दिया 60 एमएलएस के घर है, 60 घरों को फूंक डालेंगे अगर यूसीसी यहाँ लाए। कल नागालैंड से एक पूरा का पूरा डेलीगेशन आया, अमित शाह जी से मिला, यहाँ होम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर भी साथ में आए। अमित शाह ने कहा नहीं, हम तो एग्जेम्प्ट कर देंगे नागालैंड को। मणिपुर में आग लगी हुई है, वो लेने को तैयार नहीं किसी सूरत में। मिजोरम लेने को तैयार नहीं। 11 स्टेट में ट्राइबल्स रहते हैं, गिनवाना शुरू करो। 11 स्टेट में, 7 स्टेट तो नॉर्थ ईस्ट की हो गई, फिर छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, आपके मध्य प्रदेश है, फिर आपका राजस्थान है, गुजरात है। इन सारी स्टेट में बड़ी तादाद में ट्राइबल, 10% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो 1 मिनट के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनना नहीं चाहती। मुसलमान तो बात की एनडीडी है। इतनी बड़ी ये पॉपुलेशन 10% की 14 करोड़ 12 करोड़ के करीब जो ट्राइबल्स हैं, वो यूनिफॉर्म, उन सब के अलग अलग अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, अपने अपने शादी ब्याह के तरीके हैं, अपने अपने इनहेरिटेंस के लॉ हैं, वो नहीं सुनना चाहते। उधर भगवंत सिंह मान वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, वो बोल रहा है मैं तो नहीं, हमारे यहाँ तो ये चलेगा नहीं। उधर स्टॉलिन ने बोल दिया यहाँ पे नाम मत लेना आके। तो भाई आपने 15 स्टेट तो एक्सक्लूड हो गई। उसके बाद कल अमित शाह जी बोले कि साहब यूसीसी में हम ट्राइबल की जो स्टेट हैं और जो क्रिश्चियंस हैं उनको एक्सक्लूड कर देंगे। तो फिर किसके लिए करा जा रहा है ये? उससे पहले जो वो लॉ एंड जस्टिस कमेटी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके चेयरमैन है बीजेपी के सुशील मोदी। उसमें 17 पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे, 17 मेंबर हैं। वहाँ कर रहे नहीं, हम ट्राइबल्स को इससे अलग रखेंगे, क्रिश्चियन को इससे अलग रखेंगे, सिखों को इससे अलग रखेंगे। तो ये बिल्ली थैले के बाहर पूरी तो नहीं आई, मगर बिल्ली ने थैले के बाहर मुंह निकाल लिया है अपना। और अब ये बात जाहिर होने लगी। अभी जो उत्तराखंड की सरकार थी, जिसने सबसे पहले कहा साहब हम लाएंगे ड्राफ्ट और हम करेंगे, 30 जून को ड्राफ्ट आना था, वो 30 जून को ड्राफ्ट सबमिट हो गया। 30 जून को बोले साहब ड्राफ्ट मुकम्मल है। उसके बाद आके मिले अमित शाह जी से। मज़े की बात है, आके जो मिले तो वहाँ पर वो जस्टिस मिसिस देसाई साहिबा हैं, जो उस कमेटी की चेयरमैन थी, और चीफ मिनिस्टर साहब दोनों आए। दोनों बाहर निकल के अमित शाह से मुलाकात के बाद बोल रहे नहीं, ये ड्राफ्ट मुकम्मल नहीं है, तो हम देर तो नहीं लगाएंगे यूसीसी लाने में, मगर जल्दी भी नहीं मचाएंगे। इसका मतलब कि आप उससे पीछे। और उस ड्राफ्ट में क्या है? उस ड्राफ्ट में ये है जो उन्होंने प्रपोजल आया अनऑफिशियल, उसमें साहब 4 शादियों पे पाबंदी लगाएंगे, इद्दत पे पाबंदी लगाएंगे,
हलाला पे पाबंदी लगाएंगे, औरतों को एडॉप्शन का हक देंगे, औरतों को जायदाद में बराबर का हिस्सा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप सीधे सीधे सिर्फ इस्लामी शरीयत को बदलने के नाम पर, कुरान के कानून को बदलने के नाम पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम का मिसयूज कर रहे हैं। ये है सीधा मतलब। तो ये आसान है डॉक्टर तस्लीम रहमानी, मतलब मेरा आपसे सवाल सिर्फ इसी बात को लेकर करने का है, क्या ये जो कुछ है शरीयत के अंदर तरमीम करना या कुरान के अंदर माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह इस चीज़ को लेकर के कि हम मदाखलत कर रहे हैं, कानून बना करके थोपना, ये आसान है? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, क्या ये मुसलमान अपने डाइजेस्ट कर लेगा, पचा लेगा इसको? सीधी सी बात है। कैसी डरपोक सरकार है ये तो देख लिया ना। ट्राइबल्स ने आवाज उठाई, बोले नहीं ट्राइबल को एक्सक्लूड कर देंगे। सिखों ने आवाज उठाई, नहीं सिखों को एक्सक्लूड कर। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड किसे नहीं? तो मुसलमान, आपका मतलब है मुसलमान भी आवाज उठाए? नहीं, मुसलमान तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन कहाँ उठा रहे हैं? जैसे कल कांग्रेस के लोगों से पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेशन मिला। तो कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है। जिस तरीके से नागालैंड का आया था डेलीगेशन और वो होम मिनिस्टर से मिला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन को भी होम मिनिस्टर से मुलाकात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आप शरीयत पे किसी का कोई माई का लाल मुदाखलत नहीं कर सकता। कुरान शरीफ पे पाबंदी लगाने को उनका पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए थे। जुर्रत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कि वो या दुनिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी अदालत की कुरान शरीफ पे पाबंदी लगाएगा? कौन लगा सकता है किसी में दम? कोई नहीं लगा सकता। किसी की माँ ने वो औलाद अब तक नहीं जनी है जो कुरान शरीफ के ऊपर पाबंदी लगा सके। कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। 26 आयतों को लेके गए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया और मुकदमा भी, ऊपर से 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। तो अब ये चोर दरवाजे से आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वो सब कुछ इस्लाम को बदल नहीं सकते, लेकिन ये चोर दरवाजा इख्तियार कर रहे हैं। तो भाई चोर दरवाजा तो चोर इख्तियार करता है, हुकूमतें नहीं कर सकती। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का नकाब पहन के, अब अगर आपने खुद ही आपने एक्सक्लूड कर दिए चले गए सिखों को, क्रिश्चियंस को और ट्राइबल्स को, तो यूनिफॉर्म तो रहा ही नहीं। फिर तो कोई कोर्ट भी उसको मानने को तैयार नहीं होगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया। अगर आपने इस तरीके, तो आप तो पहले मरहले पे आपके कदम पीछे उठ गए। सरकार के कदम पहले मरहले पे ही फेल हो गए। पहले ही मरहले पे सरकार के कदम पीछे हट गए हैं। ये इसे हिंदू मुस्लिम का इशू बना के खड़ा करना चाहते हैं इलेक्शन में फायदा लेने के लिए। इस मुल्क में आम हिंदू जिन चीजों को समझता नहीं है, अभी ट्राइबल्स को अगर ये एक्सक्लूड करे तो देखे मुल्क टूट जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अपनी हरकतों से बाज आ जाए। तुम नेशनलिस्ट नहीं हो, तुम झूठे नेशनलिस्ट हो, तुम मक्कार नेशनलिस्ट हो। हम हैं नेशनलिस्ट, हम हैं जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस वतन से प्यार। जितना हम अपने मजहब से प्यार करते हैं, अपने दीन से प्यार करते हैं, उतना इस मुल्क से भी करते हैं। आप अपने मुल्क से प्यार नहीं करते, आप अपनी सिर्फ आइडियोलॉजी को लेने के लिए कोई भी खींचतान करने को तैयार हो, इसलिए मुल्क अब आपको कबूल करने को तैयार नहीं हो रहा। तो सवाल यही तो हो रहा है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां का कानून मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कानून को तोड़ने की कोशिश करके, कानून को अपने हाथ में लेके और अपने तरीके से कानून को बदलने की कोशिश करेगा, तो उसके तरीके में अदालतें भी मौजूद है और इस मुल्क में डेमोक्रेटिक राइट्स भी आवाम के पास मौजूद है। ये कोई हिटलर शाही नहीं है कि यहाँ पर कोई आदमी कुछ भी करेगा। खड़े हुए थे ना सीए के खिलाफ, जब खड़े हुए थे तो आज तक सीए नाफिज नहीं हुआ। किसान सड़क पे आ गए, आज तक किसानों की बिल वापस लेने पड़े किसानों के। इसी तरीके से सर अभी लेकिन अगर ड्राफ्ट नहीं आया, अभी कुछ पता कुछ है नहीं कि उसमें क्या है क्या नहीं। मेरा सवाल यही है कि जब अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं, आपने उत्तराखंड की जो मिसाल दी है, अभी जब ड्राफ्ट नहीं आया, ये तमाम चीजें जो है वो अभी पर्दे में है, लिफाफे में है, तो बिना ड्राफ्ट के आए, बिना किसी उसके, हम कैसे इसको मान लें कि हाँ जी ये मुसलमानों ही के लिए है? सारे मुसलमान आप समेत सब एकदम से शोर मचाने लगे, हम शोर नहीं मचा रहे। हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो प्रपोज ड्राफ्ट है उसका मैंने आपको रेफरेंस दिया कि ये प्रपोज ड्राफ्ट है, और मैंने कहा कि बिल्ली थैले से पूरी बाहर नहीं आई है, बिल्ली ने अपना थोड़ा सा मुंह निकाला है बाहर। तो ड्राफ्ट की बात तो हम जब से कहते चले आ रहे हैं, शुरू से। बल्कि इस मुल्क में मुझसे पहले किसी मुसलमान ने बात नहीं कही कि पहले ड्राफ्ट लाओ और उसके बाद हम बहस करेंगे, और हम आज भी कह रहे हैं कि ड्राफ्ट लाओ उस पर बहस करेंगे। लेकिन वजीर आजम ने भोपाल की मीटिंग में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, उस वक्त कंटेक्स्ट क्या था?
कंटेक्स्ट वही था कि हम ट्रिपल तलाक जो है वो हमने पास करवाया। कंटेक्स्ट था पसमानदा का मुसलमान कि उन पर जुल्म हो रहा है और हम मुसलमानों के हालात को ठीक, उस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं यूसीसी की। उसके अलावा मुल्क में जितनी डिबेट हो रही है, चाहे टेलीविजन की डिबेट हो, चाहे अखबारात के आर्टिकल्स को आप उठा के देखिए, टारगेट सबका जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो मुसलमानों के नाम पे ही, दीन और ईमान वालों के नाम पे ही राजनीति चलती रहेगी तस्लीम साहब? नहीं, वो तो देखिए, या सरकार में ये आएंगे तो इन्हें मुसलमान का सहारा लेना ही है। पार्टी के कुछ स्पोक्स पर्सन हैं, कुछ तर्जुमान हैं बीजेपी के, जो ये कहते हैं कि ये अपने आप को जिले सुबहानी, पीराने पीर और दस्तगीर कहते थे, या आपको शहंशाह आलम और ये सब खुद को समझा करते थे मुसलमान, ये वो कहते हैं उन तर्जुमान। लेकिन सच ये है कि आज जिले सुबहानी मुसलमानों को बनाने का काम तो बीजेपी ने ही कर रखा है। भाई, मुसलमानों का बुत अपने सिर पे उठा के हिंदू भाइयों के बीच जाके और उनको मुसलमानों से डरा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ये कर रही है, क्यों? दूसरी तरफ सेकुलर पार्टीज ये कर रही हैं कि मुसलमानों से कह रही हैं कि तुम बीजेपी से डरो, तो इनको वोट चाहिए और उनको हिंदू वोट का। तो मरकज में इस मुल्क की सियासत के कौन है? सिर्फ मुसलमान हैं। और इस मुल्क की सियासत के मरकज में 1000 साल से मुसलमान पहले भी था, आज भी है। तो फिर मुसलमान क्या करे अगर अब मरकज में है? अरे ये लेकर आए यूसीसी। यानी इतने मुल्लाओं में एक मुर्गी हराम वाली मिसाल हो गई। मुर्गी हराम कहाँ है? नहीं, ना हराम है ना हलाल है, मुर्गी जिंदा है। नहीं, आप बताइए ना। मुर्गी जिंदा है, मुर्गा बांग दे रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। मुसलमान क्या करे सर? मुसलमान किस पशुपेक्ष में फंस गया आकर? कोई पशुपेश नहीं है, ये यूसीसी नहीं ला। क्यों नहीं है? मुसलमान है, कई सारे हैं जो कह रहे हैं मोदी जी ठीक कर रहे हैं, कई सारे ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि यूसीसी आना चाहिए। वो तनख्वाहिया मुसलमान हैं, उनको कहने दीजिए, उनको उससे हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कितने मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि यूसी, आज तक जितने स्टैटिस्टिक्स आए हैं कि बीजेपी को, एक तो मैं उन स्टैटिस्टिक्स में बिलीव नहीं करता, लेकिन जो आए हैं वो भी ये कहते हैं कि 6% से ज्यादा मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं जाता। 6% जो भी आए, मैं उन पे भी बिलीव नहीं करता। मैंने हमेशा ये माना है कि 3% मुसलमान जो बिकाऊ माल हर जगह होता है वो वहाँ भी है। तो वो बिकाऊ माल या दाढ़ी टोपी लगा के आके कहने लगे था मैं बीजेपी का हूँ और मैं अपनी शरीयत को बेच के खा जाना चाहता हूँ, तो ये मुनाफिक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे और तब से आज तक इनका सिलसिला टूटा नहीं है। लेकिन फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। नूरे खुदा है, नूरे खुदा था, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और बीजेपी के तो लोग वो हैं, तो आपको याद होगा एक ज़माने में जब भारतीय जनसंघ था तब कहते थे, वो उनका निशान था दीपक, तब नारा लगता था पुरानी दिल्ली के आप हैं और मैं भी पुरानी दिल्ली का हूँ। हाँ, हम अब पुरानी दिल्ली अपने बचपन में नारा लगाया था, क्या हुआ भाई क्या हुआ, चूहा बत्ती ले गया। तो ये चूहा बत्ती ले रहे, ये बत्ती जाने वाली है, ये बत्ती अब बुझ रही है। बुझती हुई इस बत्ती को यूसीसी का सहारा लेके ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पोलराइज नहीं होगा, न ये यूसीसी ला पाएंगे। और अगर ये ले भी आए, इतना आधा अधूरा लंगड़ा बिल होगा कि उसे ये यूसीसी खुद नहीं कह पाएंगे, अपने मुंह पे तमाचे मारेंगे अगर ये उसको यूसीसी कहेंगे, जिसमें सबको एग्जेम्प्ट करके खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अगर इन्होंने किया तो आलमी सतह पर वैसे ही थू हो रही है। भाई आप देखिए वजीर आजम के साथ के मुंह पे खड़े होके वजीर आजम को अमेरिका में, जहां अमेरिका का सदर मौजूद है, आलमी मीडिया उसको देख रहा है, सारी दुनिया की नजरें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगी हुई, पूरी दुनिया की, और वहां खड़े होके हमारे मुल्क के वजीर आजम से ये सवाल उंगली उठा के उनके ऊपर कहा जा रहा है कि तुम्हारे मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसे रोकने के लिए तुम क्या करोगे। ये आलम हो गया है, ये आलम होगा। इस पे शर्म नहीं आती? फौरन उठा के प्रधानमंत्री जी ने पानी का गिलास मुंह से लगा लिया, पानी पीना पड़ गया उनको उसी वक्त। तो अगर वो यूसीसी ऐसे लाते हैं कि सब ट्राइबल्स को और माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड करके सिर्फ मुसलमान, तो अपने मुंह पे तमाचा मारेंगे, तो मारने दीजिए, तो हमको इस पे कोई एतराज नहीं। वो यूसीसी नहीं चलेगा जो यूसीसी खिलाफ पैगंबर गसेरा गुजीत
कि हरगिज़ बमंजिल न खाहत रसीद, कोई सवाल पैदा नहीं होता। 1500 साल से कुरान मौजूद है, कुरान के अहकामात मौजूद है। बड़े बड़े शद्दाद, नमरूद और मंगोल और तातारी और कौन कौन आए और चले गए हैं। आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा। ये कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तुर्रम खां अगर समझती है तो किसी को कोई मसला नहीं है, आप समझते रहिए तुर्रम खां, लेकिन अल्लाह मियां आप नहीं बन सकते। आप अगर अल्लाह मियां बनने की कोशिश कर रहे हैं तो मोदी जी, अमित शाह जी, आप जान लीजिए आप अल्लाह मियां कभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। और मुसलमान सब कुछ बेच सकता है, ईमान नहीं बेच सकता। ईमान नहीं, भाई आप क्या करेंगे? अपनी जान दे सकता है, आप औलाद कुर्बान कर सकता है, सब कुछ कुर्बान कर सकता है। आप क्या करेंगे? आप यही तो करेंगे ना कि भाई साहब 4 शादियों पे पाबंदी लगा देंगे। तो भाई साहब 4 शादियां कितनी हुई हुई हैं? मैंने तो एक जगह पूछा था, मुझे स्टैटिस्टिक्स दीजिए कितने मुसलमानों ने 4 शादी। तो ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये गैर सियासी लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं। ये गैर सियासी लोग हैं मुकम्मल। अब तो साबित हो गया कि इनको राजनीति नहीं आती। इनसे पूछिए कि कितने लोगों ने 4 शादियां की हैं मुसलमानों ने, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं। इनसे पूछिए ट्रिपल तलाक का कानून ये लाए थे जिस पे इतना उछल रहे थे ये कि कितने लोगों को आपने उस ट्रिपल तलाक के तहत सजाएं दी हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई डेटा नहीं है कि कितने लोगों को सजाएं दी है। तो ये 4 शादी पे पाबंदी लगाना चाहते, जिसको करनी होगी भैया कर लेगा। अभी इनके मंत्री और इनके ही एमपीज और इनके एमएलए कितने रेप के चार्जेस में बंद हुए हैं, उनकी क्या शादियां नहीं हुई थी? हैं वो क्या कुंवारे थे? ये जो अपने एमपीज को बजाते फिर रहे हैं, जिन पे कभी पोस्को एक्ट लग जाता है, कभी अभी चार्जशीट लगी, उसको बचाए फिर रहे। एफआईआर हुई हुई है 800 बच्चियों ने जो एफआईआर रेप की उनके ऊपर कर रखी है, उनको बचाने में पसीने आए हुए हैं। पूरी की पूरी सरकार लगी पड़ी है, उसकी क्या शादी नहीं हुई हुई? कमीशन को खत भेजें, सब भेजें कि शरीयत पे मुदाखलत ना करें। हमने मुतालबा नहीं किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, सीधे लिख के भेजिए। और किसने मुतालबा किया है भाई? ईसाइयों ने मुतालबा किया है क्या? सिखों ने किया है क्या? ट्राइबल्स ने किया है क्या? मुसलमानों ने किया है क्या? किसने मुतालबा किया? किसने मांगा है आपसे भाई? जो चीज़ मांग नहीं रहे वो आप जबरदस्ती, यानी आप कह रहे हैं कि मुझे भूख नहीं है, आप कह रहे हैं रोटी का। यही आपने किसानों के साथ करा था, यही आपने जो है वो दूसरे कवानीन में किया। यानी जो चीज़ अवामी मफाद का, तो एक कानून लेकर नहीं आई ये सरकार, और जो लाई वो वापस लिए। यानी डिमोनेटाइजेशन लाए तो आपको वापस लेना पड़ा, किसानों का लाए तो आपको वापस लेना पड़ा, वो आपने वापस। तो आप जो है वो रिलीजन बेस होके, मायोपिक होके, शॉर्ट साइटेड, एकदम कलील नज़र के साथ देखने वाली आप एक सरकार है। आप इस्लाम के दुश्मनी में यूसीसी की बात कर रहे हैं 1951 से लेके आज तक। आज आपको लग रहा है कि अब सरकार अगले 10-20 साल बीजेपी की आनी नहीं, तो ये तीसरा मुद्दा है, इसे भी निपटाते चले बाय हुक और बाय क्रुक, सही या गलत, कोई माने या ना माने, हम इसको करते चले। जमहूरियत में ऐसे कवानीन की कोई हैसियत नहीं होती, और हुकूमतें चाहे जितनी ताकतवर हो, उन्हें कदमों पे झुकना पड़ता है अवाम के। अगर आप आधा अधूरा यूसीसी लाए, अवाम की मर्जी और ख्वाहिश के खिलाफ लाए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ होगा, और आपके खिलाफ उसका रिएक्शन सिर्फ मुसलमान शो नहीं करेंगे, इस मुल्क का बहुत बड़ा गैर मुस्लिम तबका भी आपके खिलाफ करेगा। मुसलमान लॉ कमीशन में जाके दरख्वास्तें दें कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। बड़ी तादाद में आपके ईमेल, आपके ख़त, आपका जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, वो अपॉइंटमेंट मांग के जाके बात करें कि हमको नहीं चाहिए। और ईमेल के ज़रिए और ऑनलाइन जितना ज़्यादा आप कर सकते हो वो करें, और उसके बाद सब्र करें। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ईमान वाला होने का आपको अगर दावा है तो ज़रा सा ईमान पर अमल भी कर लीजिए। ये ज़बानी जो जमा खर्च आप करते हैं कि आप ईमान की बात करें और इस्लाम की बात करें, और आपका अमल रत्ती बराबर, अगर आपने ईमान पर अमल किया है, कुरान पर अमल आप कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर आप अमल कर रहे हैं, तो कोई माई का लाल आपकी शरीयत को, आपके कुरान को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को कोई नहीं कर सकता। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप अपने ईमान पर और अपने कुरान पर और अपनी शरीयत पे खुद कितना अमल कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि आप अमल करते रहिए, कानून आते जाते रहेंगे, कोई परवाह नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आपका अपने कीमती वक्त दिया। और तमाम लोगों ने जिस तरीके से डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने खुलेआम इस बात को कहा है और चैलेंज करते हुए कहा है कि एक नुक्ता, एक ज़ेर और एक ज़बर जब बदला नहीं जा सकता, कलाम इलाही का जो है वो जस का तस रहेगा। और फिर शरीयत की जहाँ तक मदाखलत करने की बात हुकूमत के ज़रिए की जा रही है, और अगर मुसलमानों के जितने भी हक़ाइक़ के, मुस्लिम मसाइल के, मुस्लिम ख़वातीन के, उनकी शादियों के, तलाक़ के, एडॉप्शन के, ख़र्च के, बंटवारे के, ये तमाम मसले जो हैं जो शरीयत की रोशनी में, शरा की रोशनी में हल होते चले आए हैं, आज से नहीं बल्कि लगभग 1450 साल से लगातार होते चले आए, तो ये हुकूमत होती कौन है? डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने साफ तौर पर कहा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को से कहा नहीं है, ना हुकूमत से कहा है कि भूख लग नहीं रही है, ज़बरदस्ती कहिए कि खाना खाइए, ज़बरदस्ती कहिए कि पानी पीजिए। तो ये एक सिचुएशन जो अब भारतीय जनता पार्टी या फिर मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की हुकूमत ये कर रही है, उससे बाज आए। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है जिसका कि बिगुल बजा दिया गया है। और 2024 तक कोई मुद्दा, कोई मामला 2014 से लेकर के अब तक इनके पास था ही नहीं, जिसकी वजह से अब ये एक नया शोशा छोड़ा गया है। अलावा इसके इन्होंने कहा कि ना तो क्रिश्चियन, ना ट्राइबल्स, ना ही सिख, कोई और धर्म, कोई और जाति, कोई और बिरादरी कतई नहीं कह रही है कि आप हमको यूसीसी के तहत बांध के रखिए, यानी हमारे ऊपर यूसीसी का जो कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो ला करके थोपिए। तो फिर किसके लिए आप ये कर रहे हैं? क्या सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी? क्या सिर्फ मुसलमानों के साथ ये दिखाना कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, उनके निजी मामलात में आना, या फिर ये दिखाना दूसरे जात बिरादरी वालों को, दूसरे कौम और दूसरे धर्म वालों को कि देखिए हमने एक ही मुल्क के अंदर किस तरह से इस पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे सप्रेस कर दिया, कैसे दबा दिया, इनकी शरीयत को कैसे चेंज कर दिया, इनके मामलात को, इनके पर्सनल लॉज के ऊपर हम कैसे काबिज हो गए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी कह रहे हैं कि खुले तौर पर इस चीज़ का ऐलान हो जाएगा। और जैसे इन्होंने नागालैंड का, मणिपुर का और दूसरे मकामात का जिक्र किया, और साथ में ये भी बताया कि कहाँ पर कितने परसेंट हैं, यानी मुसलमान अगर 17-18% की तादाद वाले हैं, तो वहीं 10 से 15% के बीच में ट्राइबल्स की, आदिवासियों की तादाद है, तकरीबन 2-2.5% सिखों की है, लगभग इतनी ही तादाद जो है वो क्रिश्चियंस की है, और दूसरे लिंगो वगैरह भी तमाम मौजूद हैं। साउथ इंडिया में अलग अलग लॉज पे चलने वाले लोग मौजूद हैं। तो क्या सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो सबके लिए होगा? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सबके लिए, यूनिफॉर्मिटी, यकसा, एक सा। और अगर ये कहते हैं कि हम ट्राइबल्स को एक्सक्लूड कर देंगे, सिखों को हटा देंगे, क्रिश्चियंस को जोड़ देंगे, फिर ये कानून आखिर लाया किसके लिए जा रहा है? आप लोगों से डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने भी अपील की है इस चीज़ को देखते हुए कि आप खुले तौर पर अपने ईमेल के ज़रिए, ख़तों के ज़रिए, कि इंटरनेट के थ्रू या जिस तरह से भी आप भेजें, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी राय भेजिए कि आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या फिर नहीं आए। इस पूरे मामले की तफसीलात के लिए आप लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, गूगल के जरिए भी आप लोग उसको क्लिक कर सकते हैं। और बाकायदा एक QR कोड भी आ रहा है, एक कोड जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया है, आप वो भी देख सकते हैं अखबारों के जरिए। इसके अलावा जीमेल पर है और ईमेल वगैरह तमाम तरीके हैं कि आप अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। वक्त अब बहुत कम है क्योंकि अब टाइम तो था, उसको बाउंड किया गया है, और उसके बाद फिर अब ड्राफ्ट में क्या मसौदा तय होगा, क्योंकि उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने अपना जो भी कुछ, वो हास्यास्पद कहूँगा कि एक हंसी आती है, जो ड्राफ्ट तैयार करके लाए हैं, जिसको वो खुद आधा अधूरा भी कह रहे हैं और जिसको ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में तैयार किया ड्राफ्ट है। कुल मिलाकर के आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ हो सकेगा और इसी के ऊपर क्या प्रधानमंत्री मोदी 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।